हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश टाक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना, कि हम नंबर को किस तरह से हम किन किन कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही बताया था कि हम मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि क्या है कि हमारा एक बार जो हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो हम उस टॉपिक को इस तरह से तैयार करें। जैसे फॉर एग्जांपल अब अपन नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना, नंबर, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब हम नंबर सिस्टम पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरी कोशिश यही है कि हम इस नंबर सिस्टम को क्या है कि बेसिक से एडवांस लेवल तक इतना क्लियरली पढ़ें, इसको इतने अच्छे से पढ़ें कि क्या है कि फिर हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठें, भले वो रेलवे से रिलेटेड हो, एसएससी का हो, ठीक है ना, या अदर गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है ना, स्टेट की जैसे आरपीएससी हो या हरियाणा की हो, ठीक है ना, यानी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठें, ठीक है, और उस एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर नंबर सिस्टम का टॉपिक मेंशन हो, ठीक है ना, और आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का एक बेसिक है, ठीक है ना, बिल्कुल एक आधार है। ठीक है, तो यानी आपको नंबर सिस्टम किसी भी एग्ज़ाम, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे कंपटीशन, तो वहाँ आपको नंबर सिस्टम टॉपिक मिलेगा। ठीक है ना, तो मेरी कोशिश यही है कि आपको नंबर सिस्टम इस तरह से पढ़ा दिया जाए ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सको। ठीक है, तो देखो पहले तो क्या होता था कि नॉर्मली अगर अपन रेलवे की बात करते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, कुछ ट्रिकें होती थी। बट अब आपको मैं बता दूं कि अब क्या है कि मोस्टली जितने भी अपन गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, उनका अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है ना, अब थोड़ा पैटर्न इनका चेंज हुआ है। तो पहले क्या था कि जो नॉर्मली ट्रिकों पे जो क्वेश्चन आते थे, अब वो आते तो आज भी हैं, बट बहुत कम केस में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्टली उसको ट्रिकली एक ट्रिक, आप कोई सी भी ट्रिक हो उसको आप क्या कि रट लो, ठीक है, और उस पर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम होता है। अब क्या है कि आपको किसी भी मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो, ठीक है ना, उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों का पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से। ठीक है ना, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि नंबर सिस्टम को एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाए। ठीक है ना, क्योंकि पहले अभी अपन रेलवे की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एसएससी, अब देखो जैसे प्रीवियस ईयर में एसएससी के जिस टाइप के जो क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, 2016-15 में, है ना, तो अब वो लेवल आपको रेलवे में देखने को मिलेगा। पहले रेलवे में क्या होता था कि बिल्कुल एकदम जैसे रेलवे एनटीपीसी है या रेलवे ग्रुप डी है, ठीक है ना, या अपन अदर पीएससी कंपनी की बात करते हैं जैसे बेल गेल, है ना, उनमें जो भी क्वेश्चन आते थे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप में, बिल्कुल एकदम। ठीक है ना, बट अब इनका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। तो इस केस, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन भी बढ़ा है ना, तो इस केस में जो एसएससी मतलब सीजी लेवल के, यानी एसएससी सीजी लेवल का जो मतलब 14-15 में जो मतलब एक पैटर्न, स्टैंडर्ड पैटर्न आपको जो फॉलो होता है ना, उसी को फॉलो किया जाएगा रेलवे में। ठीक है ना, तो यानी 12, 14, 15, 16, यानी उस टाइप, यानी उस ईयर में एसएससी के जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे उसी टाइप के क्वेश्चन अब आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि आपको अपनी तैयारी को थोड़ा हाई लेवल पर ले जाना होगा। ठीक है ना, अब बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी हम नहीं रह सकते कि हम ये करें कि बिल्कुल बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और हमारा रेलवे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि रेलवे में तो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं। बट अब ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा लेवल को बढ़ाना होगा। ठीक है ना, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बिल्कुल एकदम एकदम बेसिक से हाई लेवल, एकदम अच्छे लेवल तक क्या है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाएं तो वो बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है ना, जैसे कि रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना, ट्विन प्राइम नंबर,
ठीक है ना। तो इनके बारे में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताया था, इनको डिफाइन किया था। तो इसी तरह एक स्टैंडर्ड टर्म और होती है, वो होती है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, कोई संख्या पूर्ण कब हो सकती है, ठीक है ना। आपको फॉर एग्जांपल क्या कि ऑप्शन में दे दिया जाए, ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि आपको दे दिया जाए कि 6 दे दिया जाए, ठीक है ना, 8, ठीक है, 28, ठीक है ना, इस तरह से, और ये ऑप्शन दे दिए जाए और इनमें से आपको बोल दिया जाए कि इनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो, तो आपको परफेक्ट नंबर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो देखो, परफेक्ट नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डिजिट के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ये परफेक्ट नंबर पढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो देखो, कोई संख्या पूर्ण संख्या कब हो जाती है कि कोई भी हमारी संख्या होगी, ठीक है ना, उसको क्या है कि हम उसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 6। अगर मैं 6 के गुणनखंड करने बैठूँ तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, यानी गुणनखंड 1 6, इसके अलावा 2, इसके अलावा 3, है ना। यानी 1 को 6 की से यानी ये हो गए 3 2 हो गया ना। तो इस केस में देखो क्या होगा कि परफेक्ट नंबर क्या होगा कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा, ठीक है ना, उसके हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, सारे गुणनखंड करने के कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में परफेक्ट नंबर वही परफेक्ट नंबर होगा जिसको क्या है कि जो हमारी संख्या है ना, उस संख्या को छोड़कर, यानी हमारा जो भी नंबर रहेगा जिसके हमें गुणनखंड करने हैं उस नंबर को छोड़ के, जैसे कि मतलब अब इस गुणनखंड में हमारे नंबर कौन सा है 6, इस पूरे गुणनखंड में 6 है ना, इसको छोड़कर इसके अलावा जितने भी हमारे पास गुणनखंड होंगे, जो नंबर होंगे, उनको ऐड करने के बाद में अगर हमारे पास वही नंबर बनता है तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, शायद लगता है बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 28, ठीक है। तो 28 तो यानी इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 1 28 यानी गुणनखंड हो गया है ना, 2 यानी 14 दूना 28, ठीक है। और उसके बाद में 3 से नहीं होता, ठीक है, 4 से यानी 7 चौके 28। तो ये सारे इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जिस नंबर का हमने गुणनखंड किया है, यानी उस नंबर को छोड़कर, जैसे 28 का किया तो 28 को छोड़कर बाकी जो सारे नंबर आए, है ना, इन सब को हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद में अगर हमारे पास वही नंबर बनता है जो नंबर हमने लिया है, ऐड करने के बाद में अगर वही नंबर बनता है तो वो एक परफेक्ट नंबर है। तो जैसे ये देखो, 4 2 6 1 7 7 7 14 और 14 28, इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 12 लेते हैं, तो 1 12 2 6 और 3 4 हो गए ना, ठीक है। तो अब हम इस 12 को हम इसको छोड़ कर अब बाकी सब नंबर को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो 6 4 10 3 13 13 और 3 16, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अब सभी को बात समझ में आई कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो यानी जो जिस नंबर को हमें जानना है कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस सभी के गुणनखंड करेंगे और फिर जिस संख्या का हमने गुणनखंड किया है उस संख्या को हम छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को ऐड करेंगे। अगर उनका एडिशन उस संख्या के बराबर है तो वो परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो यानी इस परफेक्ट नंबर पे आपको क्या है कि मोस्टली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मोस्ट टॉपिक है कि इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। तो क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में मेंस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपको और बिल्कुल जब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे अगर कोई भी सिंपल एक कॉन्सेप्ट पर कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन हो तो आपको पता है वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो एसएससी में आए, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी परफेक्ट नंबर की, ठीक है। तो ये आपको बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है इसका,
परफेक्ट नंबर का ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं डिजिट की, ठीक है। अब देखो हमने क्या कि लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि डिजिट क्या होता है। देखो तो आपको पता है कि 0 से लेके 9 तक हमारे पास सारे डिजिट है, ठीक है, और ये नंबर भी है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिजिट है, ठीक है ना, और ये नंबर भी है। नंबर क्यों है? क्योंकि सिंगल 1 एक डिजिट भी है और एक नंबर भी है, ठीक है। इसी तरह 8 एक सिंपल डिजिट भी है और एक नंबर भी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट है और 9 ही हमारे पास संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमारे पास ये डिजिट होते हैं, ठीक है। और हमारा नंबर क्या होता है कि 1 या 2 3 मतलब 1 से लेके कितने भी डिजिट हो उन सब से मिलकर एक कंबाइंड नंबर बनता है। जैसे मैं कहूँ 1 तो ये एक डिजिट है और एक नंबर भी है। मैं कहूँ 1 2 तो ये एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, 1 और 2, ठीक है। इसी तरह मैं 1 कहूँ 1 2 3 4 5 तो ये सिंपल एक नंबर है जिसमें 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट है, ठीक है ना। तो आपको डिजिट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिजिट से भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि 1 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं भाई। 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं हैं, यानी 9 नंबर है। और हर एक नंबर में कितना डिजिट है? एक डिजिट, एक डिजिट है ना। तो इसका मतलब टोटल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट, ठीक है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल बेसिक पैटर्न है। अपन क्या है कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, हमें पता है कि हम मैथमेटिक्स हम तैयारी कर रहे हैं, मानो कि फॉर एग्जांपल एसएससी या रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल एकदम ऊपर से ही नंबर सिस्टम को उठा लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख के, ठीक है ना। एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझ के बेस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और हम उनका बिल्कुल बेसिक नहीं जानते, ठीक है ना। और इसलिए कहीं ना कहीं क्या है कि हम क्या है कि सिलेक्शन लेने से पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम इस तरह से आ जाता है कि आपको बताओ कि 1 से लेके 39 तक की संख्याओं में कितने डिजिट है, ठीक है ना। 1 से 39 तक की संख्याओं में कितने डिजिट है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अगर हमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? बस वही एकदम बिल्कुल घिसा पिटा पैटर्न होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चों जैसे कि 1 2 3 ऐसे लिखते रहेंगे, 39 तक लिखेंगे और फिर हम इनको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 भी 9 तक तो 9 होएगी, उसके बाद में 10 आ गया तो इसमें 2 डिजिट है ना, इस तरह से करते रहेंगे ना। तो आपको बिल्कुल बेसिक यानी कि कम टाइम में एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, बस वो अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक चीज़ समझाई जाए, ठीक है ना। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 1 से लेके 39 तक की संख्या में यानी कितने डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक 9 यानी 1 से लेके 9 तक 9 संख्या है, 9 नंबर है, और हर एक नंबर में एक डिजिट है, एक डिजिट है, ठीक है। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट, ठीक है। अब हमने पढ़ा है 1 से लेके 9 तक, अब बाकी कितने बचे? 10 10 से लेके हमें कितना पढ़ना है? 39 तक, 39 तक। तो देखो भाई हमने 1 से 9 तक की गिनती पहले देख ली कि भाई 1 से लेके 9 तक की गिनती में कितने डिजिट है,
ठीक है। अब हमें चेक करना है कि 10 से लेके 39 तक की गिनती में कितने डिजिट है। तो 10 से लेके 39 तक की संख्या में, तो इससे पहले हमने 1 से लेके 9 तक तो पढ़ ली ना, तो वो 9 संख्या इसमें से कम कर देंगे 39 में। भाई 10 से 39 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और हमें निकालना कितना, 1 से 39 तक, है ना। तो इसका मतलब 1 से 9 हमने पढ़ ली, ठीक है, और बाकी बची कितनी, 10 से 39। इसका मतलब 1 से 39 करेंगे हम, तो यानी ये 9 कम हो जाएगा, तो 9 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 30 नंबर। और आपको पता है कि यानी ये जो 30 नंबर है 10 से लेके 39 तक, भाई टोटल 30 नंबर ही तो हुए। भाई 1 से लेके 39 तक की संख्या थी, जिसमें से हमने 1 से 9 तक पहले पढ़ ली। इसका मतलब 10 से जो 39 तक हमने पढ़े वो संख्या तो केवल 30 ही तो है, ठीक है। जैसे आप बिल्कुल बेसिक से समझो कि 1 से 9 तक आपने पढ़ा, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 15 तक पढ़ना है, आपको बताना है कि कितने डिजिट है, तो 1 से 9 तक आपने पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद में 10 से 15 तक ही तो पढ़ोगे। तो जब 10 से 15 तक पढ़ोगे तो इस केस से पहले आपने 1 से 9 तक तो पढ़ ली ना, है ना। तो यानी यही केस है इसमें कि आपने 1 से 9 तक तो पहले संख्याएं देख ली और उसमें कितने डिजिट है, ठीक है। तो 10 से 39 तक आप जब देखोगे चलोगे तो इस केस में कितनी संख्याएं होगी, टोटल 30 संख्याएं होगी, ठीक है। और हर एक संख्या में कितने डिजिट है, दो डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट हो गए 60 डिजिट। ये सिर्फ 10 से 39 की संख्याओं में 60 डिजिट है, बल्कि हमें पढ़ना कितना है, बताना कितना है 1 से लेके 39 तक की संख्याओं में कितने डिजिट है। तो इन टोटल ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे ये 69 डिजिट, ठीक है। और एग्जांपल देखो, जैसे 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में कितने डिजिट है। तो आपको पता है भाई 1 से लेके 9 तक हमारे पास 9 नंबर है, यानी 9 संख्याएं हैं, और हर एक संख्या में एक डिजिट है। इसका मतलब टोटल 1 से लेके 9 तक की संख्या में हमारे पास टोटल 9 डिजिट है, ठीक है। अब हमें पढ़ना कितना, 10 से लेके 99 तक। इसका मतलब कि हमने ऑलरेडी 1 से 9 पढ़ ली है, हमें पढ़ना है 99 तक, है ना। तो इसका मतलब 10 से जब 99 तक पढ़ेंगे हम, तो उसमें से 9 नंबर कम हुए, भाई 99 तक 9 नंबर कम हुए, तो हमारे पास अब ये 10 से 99 तक हमने कितने नंबर पढ़े, सिर्फ 90 नंबर, है ना। और हर एक नंबर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट। इसका मतलब कितना हो गया 180 डिजिट। ये हुए 180 डिजिट, यानी 10 से लेके 99 तक की संख्या में। और हमें पढ़ना कितना है, 1 से लेके 99 तक की संख्या में बताना है कि डिजिट कितने होते हैं। तो इस केस में इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 189 डिजिट, ठीक है ना, डिजिट। अब देखो कई बार एग्जाम में बाई चांस पूछ ले कि आपको बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर आपसे किसी भी टाइप के कोई से भी क्वेश्चन पूछे आप उसको इजीली सोल्व कर सको बहुत ही कम टाइम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन कि 1 से लेके 123 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे, ठीक है ना। तो देखो हमने अभी पढ़ा, बस आपको याद रखना है कि 1 से 9 तक कितने होते हैं 9 डिजिट, और 1 से लेके 99 तक कितने होते हैं 189, जो अभी हमने पढ़े 189। बस आपको ये याद रखना है, वरना आप वैसे निकाल तो आप सकते हो, बट आप निकालने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। इसलिए हमें जो चीज़ हम याद रख सकते हैं वो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में 9 डिजिट, और 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में 189 डिजिट, ठीक है। तो इसी को हमें यूज करना है। तो देखो 1 से लेके 99 तक, क्योंकि संख्या है 100 से ऊपर होगी ना, तो 1 से 99 की संख्या तक कितने 189 डिजिट, ठीक है। अब हमें पढ़ना कितना है, यानी 100 से लेके 123 तक, ठीक है। टोटल हमें पढ़ना है 1 से लेके 123 तक। 1 से 99 हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ना है कितना 100 से लेके 123 तक। तो 123 में से 99 हम कम कर देंगे
तो 100 से लेके 123 तक हम उतनी संख्याएं पढ़ेंगे। तो जैसे 99 कम करेंगे, इसमें से माइनस 99 कम कर दो तो कितने बचे, 13 में से 9 गए 4 और 11 में से 9 गए 24 नंबर बचे। 100 से लेके 123 तक हम 24 नंबर पढ़ेंगे और हर एक नंबर में कितने डिजिट है, 1 2 3 यानी 3 और 24 72, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 189 प्लस 72 कितने हो गए, तो 9 और 2 11, 8 7 15 और 1 16 और 1 और 1 2 यानी 261 डिजिट। ठीक है ना। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि हम यानी मतलब संख्याओं तक कैसे, हम किसी भी संख्याओं तक डिजिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अब आगे देखो कि आपको कंटिन्यू अगर डिजिट दे दिए जाए, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि आपको क्या है कि लास्ट 2 डिजिट बताओ या फिर 3 डिजिट बताओ या 4 डिजिट बताओ, ठीक है ना, कि उस संख्या का जैसे मतलब जैसे आपको बताना है कि आपको 3 लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। कोई आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते 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 ये 69 डिजिट तक ये आपको इस तरह से कोई संख्या दी हुई है। अब ये अलग अलग संख्याएं नहीं है, आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको जब तक कॉमा नहीं लगाएंगे तब तक वो सिंपल एक ही नंबर रहेगा, उसमें अलग अलग डिजिट रहेंगे। मैंने आपको अभी बेसिक में यही बताया है कि डिजिट सिंगल डिजिट होता है, ठीक है, और संख्याएं ये एक होती है इसमें। अब ये एक ही संख्या है, इसमें 3 डिजिट है। अगर इसको मैं कॉमा लगा दूं, अब ये क्या है कि 3 नंबर है और हर एक नंबर में एक एक डिजिट है। अगर इनमें कॉमा नहीं है तो इसका मतलब ये एक ही नंबर है जिसमें 3 डिजिट है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी यही शो कर रहा है कि ये एक ऐसी संख्या है, ठीक है ना, जिसमें 69 डिजिट है। ठीक है, यानी आपके पास एक ऐसी संख्या है जिसमें 69 डिजिट है, तो आपको बताना है कि ये जो संख्या है इसके लास्ट 3 डिजिट कौन से होंगे। ठीक है ना, फिर से मेरी बात ध्यान से समझो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आपको एक संख्या दी हुई है, ठीक है ना, और इस संख्या में आपको 1 से लेके 69 तक डिजिट दिए हुए हैं, अंक, यानी 1 से लेके 69 तक अंक दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि ये जो संख्या है मतलब 69 अंकों की, इस संख्या के लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है ना, बस कुछ नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, जो बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है ना, देखो तो मैंने आपसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, 9 डिजिट होते हैं। हमें कितना फाइंड आउट करना है, यानी हमें दे रखा है कि 69 तक डिजिट है। ठीक है, अगर 69 तक डिजिट है तो 1 से 9 डिजिट तो हमने पढ़ लिए, है ना, तो 1 से 9 तक हमने कैंसिल करे, बाकी कितने बचे, बाकी तो 60 डिजिट बढ़े ना भाई। 1 से लेके 69 तक डिजिट है, 1 से 9 तक हमने कहा कि 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं 1 से 9 तक की संख्या में। इसका मतलब कि 1 से 9 तक की संख्या में 9 डिजिट हमने पढ़ लिए, तो बाकी कितने डिजिट बटे, 60 डिजिट ही तो बचे, है ना। और हमने ये पढ़ा कि बाकी जो संख्या होगी वो 10 से लेके होगी, है ना, यानी 60 डिजिट। ठीक है, और हमने ये कहा कि जो 10 से बाकी जो संख्या होगी वो 10 से लेकर होगी। ठीक है ना, और हमको पता है कि हर एक संख्या में 2 डिजिट होंगे, है ना,
तो ये जो 60 आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा कि 30 × 2 है ना, क्योंकि हमने कहा कि हर एक संख्या में 2 डिजिट होंगे। तो इस केस में हम ये पढ़ेंगे कि 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 30 निकल के आएगा। तो इसका मतलब होगा कि 10 से लेके वो 30 तक की संख्या होगी जिसमें 60 डिजिट होंगे। ठीक है, तो 10 से लेके 30 तक की संख्या में 60 डिजिट और टोटल कितने 69। इसका मतलब संख्या कितनी हो गई, यानी 10 से लेके 30 ये और 1 से लेके 9 तो कितनी होगी टोटल 39। संख्या कितनी होगी 39। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे कि 1 2 3 लिखते ऐसे और 39 है ना, तो 37 38 और 39 ये संख्या है। ठीक है ना, तो इस संख्या के लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे 839। ठीक है, आगे देखो। यानी कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। अब देखो कई बार क्या है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि कोई मल्टीप्लाई करके, जैसे वो फॉर एग्जांपल इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि 2 की 5 × 5 की 5। ठीक है ना, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। ठीक है ना, तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो ये एक जब हम घातांक पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि घातांक और करने के कुछ रूल होते हैं ना। तो घातांक का एक रूल होता है कि a की पावर m × b की पावर m। ठीक है ना, अलग अलग नंबर होते हैं और उनकी पावर जब सेम होती है तो वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनकी पावर सेम रह जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 दूनी 10 और 10 की पावर कितनी होगी 5। ठीक है ना, 10 की पावर कितनी होगी 5। ठीक है ना, तो इस केस में कितने डिजिट हो जाएंगे, यानी 6। अब देखो 6 कैसे हुए, तो देखो इस चीज़ को समझो। इस चीज़ को ऐसे समझोगे कि देखो 10 की पावर 0 कितनी होती है 1। 10 की पावर 1 कितनी होती है 10। 10 की पावर 2 कितनी होती है 100। 10 की पावर 3 कितनी होती है 1000। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम पावर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक डिजिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे 10 की पावर हमने 1 की तो हमें 2, जैसे हमने 0 की तो हमें 1 डिजिट मिला। जैसे हमने 10 की पावर 1 की तो हमें 2 डिजिट मिले, यानी 1 और 0। जैसे ही हमने 10 की पावर 2 की तो हमें 3 डिजिट मिले, और जैसे ही 10 की पावर 3 की तो हमें 4 डिजिट मिले। तो इसका मतलब हो गया कि 10 की पावर n जब आप करोगे तो इस केस में n+1 आपको डिजिट प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखो कि 8 की पावर × 25 की पावर 3 4 8। ठीक है, तो देखो 8 को क्या लिखता हूँ 2 की पावर 3 और फिर ये 2 3 2। इसी तरह 25 को क्या लिखता हूँ 5 की पावर 2 और फिर ये 3 4 8। तो ये कितनी होगी 2 की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यानी 3 दूना 6 3 तिया 9 3 दूना 6। इसी तरह 5 की वैल्यू 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि जब अलग अलग नंबर और उनकी सेम पावर होती है तो उन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 और 10 की पावर क्या हो जाएगी 696। तो अब इसमें टोटल डिजिट कितने हो गए, यानी n+1, तो यानी 697 डिजिट। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं डिजिट में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है ना,
तो हम देखेंगे भी मतलब क्या है कि नंबरों को जब आपस में मल्टीप्लाई करने पर या उनकी मतलब मैक्सिमम घातें कितनी भी हो, ठीक है ना, किसी भी नंबर की, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया, ठीक है ना, और आप इसको मल्टीप्लाई करके आप बताओ कि इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। तो आप ये नो टेंशन रहो कि इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, वो चैप्टर एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपना नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल, यानी बिल्कुल एकदम मतलब रेलवे के पर्पज़ से, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है ना, तो यानी वो भी उस लेवल तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तब हम क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी 10+2 लेवल के, है ना, उनमें नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन होंगे अपन वो सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम हर बार यही करते रहेंगे कि पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल एडवांस लेवल तक, और फिर उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे प्रीवियस ईयर में रेलवे में, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है ना, इसके अलावा कोई अदर पीएसयू कंपनी से रिलेटेड जैसे बेल, गेल, इसरो, डीआरडीओ, ठीक है ना, एसएससी 10+2 वगैरह, ठीक है, एसएससी एमटीएस वगैरह, ठीक है, तो उनके यानी उनमें जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।